हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड साइंस में साइंस के अंदर भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। इससे पहले मैं लेक्चर फर्स्ट में आपको क्या करा चुका हूँ, जो कि था आपका प्रकाश की क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश क्या होता है, परावर्तन ही कराया अपवर्तन नहीं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये बहुत सारी बेसिक्स नॉलेज मैंने आपको दी। गोलीय दर्पण के बारे में बता दिया, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और आपसे मैं एक और बात कह दूं कि कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए। और मैंने आपसे पहले भी एक बात और कही थी कि मैं आपको यहाँ पर एकदम प्रीमियम लेवल की स्टडी कराने वाला हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हम कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब चीज़ आपको यहीं मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम प्रीमियम लेवल की। ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि मेरे चैनल को, या मैं कहूँ आपके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में कहाँ तक एंड करा दिया था। मैंने आपको उत्तल अवतल दर्पण या कोई सा भी एक दर्पण ले लो, उसमें बता दिया था वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और आपका मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। तो एक दो टॉपिक बचे थे, जैसे मुख्य फोकस बचा हुआ है आपका। मुख्य फोकस क्या होता है, तो दोनों के लिए थोड़ा सा बताने में डिफरेंट है, होता है कि ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मुख्य फोकस और उसमें भी अवतल दर्पण से। ठीक, आओ देखो, ये हमारा अवतल दर्पण, जिसमें क्या है, पॉलिश उभरे हुए तल पर की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और परावर्तन क्या होता है, दबे हुए तल से। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, आओ देखो, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र ऐसे करके इसको पूरा करूंगा तो गोला बनेगा, गोले का एक केंद्र होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र सी। अब क्या हो, ये हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आए और वह दर्पण से जाके टकराए। तो टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, जिस ओवेनिस्ट बिंदु पे आकर मिलती है, कॉमन बिंदु पे आकर मिलती है, उसी को कहते हैं हम मुख्य फोकस। यही हमारा मुख्य फोकस। ऐसे करके आई, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस किसी बिंदु पे आके ये मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और ये फोकस तुम्हारा वास्तविक फोकस होता है। कैसा, वास्तविक फोकस। क्लियर। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित की जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वे सभी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जिस बिंदु को कहते हैं हम फोकस, मुख्य फोकस। और जो कि अवतल दर्पण में कैसा होता है, वास्तविक, क्योंकि ये किरणें वास्तविकता में आई है। यहाँ आपको लग रहा है कि गई और आ गई, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो देखो, ये आपका उत्तल दर्पण, जिस पर पॉलिश ना होगी, दबे हुए तल पर। ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा ध्रुव। और सपोज दैट किरणें ऐसे करके आ रही हैं, ऐसे करके, तो अब ये टकराने के पश्चात मुड़ेंगी, तो मुड़ेंगी कितने एंगल पर मुड़ेंगी वो पता करेंगे हम अविलंब से। तो अविलंब क्या करते हैं, आप सही जानते हैं, गोलीय दर्पण का अविलंब उसके केंद्र से हो जाता है। तो ऐसे करके हमने इसके केंद्र पर अविलंब डाला, वक्रता केंद्र ऐसे यहाँ से डाला, ऐसे, तो क्या ऐसे आई और ऐसे चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली। तो देखो एक बात और समझ में आ रही होगी, इस वाले दर्पण ने, यानी कि अवतल दर्पण ने किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित कर दिया है, जबकि इसने किरणों को फैला दिया है, विचलित कर दिया है। ये बात और समझ लेना, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब तो पता ही नहीं कहाँ मिल रही है, तो इनको क्या करते हैं भाई, देखो इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टकराई और परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर, यानी कोई भी, ये हमारा मुख्य अक्ष है, उसके किसी बिंदु पे आगे मिली, उसी को फोकस करें। यहाँ तो ये टकराई नहीं है, हम कैसे कहते हैं, क्या है, मुख्य फोकस। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं, इनको हम पीछे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके पीछे की ओर, थोड़ा टेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके पीछे। अब जब इन्होंने यहाँ, हमने इसको पीछे खींच के देखा, तो कहाँ पे,
यहाँ पर इस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इस बिंदु को कहते हैं फोकस। लेकिन इसमें इतना अंतर है कि हमारा ये काल्पनिक फोकस है। कैसा? काल्पनिक फोकस। क्योंकि आभासी कह लो, काल्पनिक कह लो, क्योंकि ये हमें वास्तविकता में नहीं मिली, क्योंकि किरण ऐसे ही चलेगी। ये तो हमने कल्पना की है। अगर इनको पीछे खींचे तब क्या होता है? पीछे खींच के देखा तो यहाँ पर मिल रही है मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर। इसी बिंदु को कहते हैं फोकस। और ये फोकस कहता है कैसा है? काल्पनिक। और इसमें कैसा फोकस होता है? वास्तविक। क्लियर? ये थे हमारे फोकस। अब एक फोकस तल और होता है। फोकस तल कुछ नहीं है, देखो मैं बताऊं। ये आपका क्या है? दर्पण। ये रहा दर्पण, यहाँ फोकस है। तो फोकस के इस वाले तल को, जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, 3D है, इस वाले तल को, इस वाले ही तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल। ऐसे सेम टू सेम इसमें भी इस तल को क्या कहेंगे हम? फोकस तल। यानी कि ये कोई बिंदु है, मान लो ये कोई बिंदु है, तो बिंदु के इधर ऊपर नीचे आगे पीछे ये वाला क्या तल कहलाएगा? फोकस तल। ये रहा बिंदु, ये तल क्या कहलाएगा? फोकस तल। बस इतनी सी बात है, खेल खत्म। उतार लीजिए फटाफट। समझ में आ रहा है? चलो, दिखाई भी अच्छा दे रहा है, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसको कहते हैं वो एक और छोटी सी बात। यहां से फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को कहते हैं हम फोकस दूरी। ध्रुव से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं हम? फोकस दूरी। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो इसी चीज के ऊपर, और यहां से यहां तक मैंने बता ही दिया था, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। हाँ, अब हेडिंग डालेंगे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। बहुत अच्छा टॉपिक है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। डाल ली हेडिंग? चलो आओ देखते हैं। तो आप सभी अगर थोड़ा बहुत किताब से पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध R बराबर, या मैं कहूं F इजिकल टू R/2, ये होता है। आपने ये पढ़ा है। और आपको एक बात बता दूं, बहुत ही रोचक बात है कि ये गलत है, ये गलत है। आप हर जगह इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते हैं। अब कहेंगे सर हम तो इसी को लगाते आ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी हो रहा है, अब गलत कैसे अब जानेंगे। चलो आप हेडिंग डालेंगे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो कोई सा एक दर्पण ले लेता हूं मैं, चलो अच्छा लगता है, हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ठीक, अब देखो, ये रहा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये सी हो गया तुम्हारा, और ये हो गया फोकस। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक प्रकार से किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण किसी बिंदु पर आपतित की, कोई दिक्कत? मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण किसी बिंदु पर आपतित की। तो आप सभी जानते हैं कि परावर्तन की पश्चात वो यहाँ से होके जाएगी। आप नहीं जानते तो आगे जान जाएंगे, फिलहाल समझ लीजिए, वो ऐसे करके चलिए। ठीक है, इस बात का एक नियम होता है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, समझिए इस बात को। अब देखो, अब कैसे गई, यहाँ से एक चीज और समझिए, आई तो सबसे पहले अवलंब डालना पड़ेगा, अवलंब से पता चलेगा, क्योंकि आप आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है? अवलंब। तो अवलंब हमेशा केंद्र से डाला जाता है, तो केंद्र से हम अवलंब डाल रहे हैं, ऐसे करके डाल दिया, ये डाल दिया हमने केंद्र से अवलंब। अरे अच्छा नहीं बनना, बन जा सिम। चलो, तो अब क्या होगा? ये परावर्तित किरण, ये होगी आपकी परावर्तित किरण। अगर ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा, आप सही जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण यानी जेड जैसी स्थिति बन रही है। देखो ये दिखाई दे रही होगी, जेड दिखाई दे रहा है, जेड। अगर जेड की स्थिति में ये एंगल जितना होता है वही एंगल इतना होता है, जो कोण ये वही कोण ये, यानी ये कोण भी क्या हो गया हमारा? थीटा। अब देखो ये भी कोण थीटा, ये भी कोण थीटा। एक बात और बता दूं तुम्हें, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कह रहे हैं हम? स्मॉल एफ, फोकस दूरी। इससे यहां तक की दूरी को क्या कह रहे हैं हम? कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। और इसे छोटी सी दूरी को मैंने फिलहाल के लिए क्या मान लिया? ठीक है,
एक बात बताना आप लोग, यहां से यहां तक की दूरी अगर आ रहा है, अगर मैं इसको पूरा कर लूं तो ये गोला बनेगा, तो भाई ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या होगी, जानते हैं ना। अगर मैं ऐसे अगर गोला बना लूं तो ये जितनी दूरी है उतनी दूरी ये होती है आर, तो ये आर है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का भी आर हो जाएगा, इसका नाम दे देता हूँ ए। यहाँ से यहाँ तक की भी क्या होगी आर, यानी ए सी बराबर भी क्या हो गया हमारा आर, यानी जो ए सी दिया हुआ है हमें ये भी कितना आर। अब देखो ये हमारा एक दिखाई दे रहा है, इसमें दो कोण बराबर है, ये कुछ समबाहु त्रिभुज जैसा बन गया है ऐसे करके, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ऐसे त्रिभुज में क्या होता है, इसको समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजा बराबर होती है, समबाहु समद्विबाहु सॉरी समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज में क्या होता है, अगर मैं इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पर लंब डालूं तो इसको ये दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो ऐसे देखो, अगर मैं इस एफ से यहाँ पर अभिलंब डालूं 90 डिग्री का, तो ये पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो, क्या माने एस मान लो, चलो ठीक है एस। तो इससे मैं यहाँ पर अभिलंब डाला तो ए सी कितना है हमारा आर, तो आधा आधा हो जाएगा r/2 और r/2, ठीक है, कोई दिक्कत। इससे इस पे डाला तो ये टोटल आर था, ये r/2 हो गया और ये r/2 हो गया, आधा हो गया, ठीक है। अब देखो, अब एक त्रिभुज बना है हमारे पास, त्रिभुज एस एफ सी, त्रिभुज एस एफ सी। तो देखो इसमें लंब, कर्ण और आधार पहचानो। ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और बची कुछ भुजा आधार हो गई। तो हमारे पास एक तो कर्ण दिया हुआ है और एक आधार दिया हुआ है। कर्ण और आधार याद करो किसमें होता है, लाल बटे कक्का तो पढ़ाई होगा, लाल बटे कक्का पढ़ाया नहीं पढ़ा, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में क्या होता है, आधार और कर्ण आते हैं कॉस के साथ, किसके साथ, कॉस के साथ। तो यही देखो त्रिभुज एस एफ सी में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा r/2, कर्ण कितना है हमारा x, कर्ण कितना है हमारा x, तो अच्छा नहीं लग रहा, पीछे लगा देता हूं, ठीक है। आधार कितना है हमारा r/2 और कर्ण कितना x, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। x को मैंने इधर पहुंचा दिया तो क्या आ गया r/2 cos थीटा, ठीक है। cos थीटा को ऊपर ले जाऊंगा तो आप सही जानते क्या हो जाएगा sec थीटा, x की वैल्यू आएगी r/2 sec थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें चाहिए फोकस दूरी तथा वक्र का त्रिज्या में संबंध, ठीक। ये टोटल कितना है r, ये कितना है f। अगर मैं इस छोटी सी दूरी को घटा दूं तो f निकल आएगा, यानी इस r में से इस छोटी सी दूरी x को घटा दूं तो f निकल आएगा हमारा, f = r - x, होगा नहीं होगा। और x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, x की वैल्यू है हमारी r/2 sec थीटा, यही तो है। अब आपको रियलिटी बताऊं तो मास्टर फॉर्मूला ये है, फोकस दूरी तथा वक्र का त्रिज्या का ये होता है फॉर्मूला, दोनों में संबंध ये होता है रियलिटी में। अब कहेंगे सर हम तो वो पढ़ते आ रहे हैं r/2, तो वो इसी से निकल के आता है, वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, वो एक कंडीशन है इसी फॉर्मूले की, क्या है वो कंडीशन है। वो भी कंडीशन कौन सी, यदि मैं आपसे पहले लेक्चर से कहता आ रहा हूं कि हमारे जो सिलेबस है उसमें छोटे द्वारक के दर्पण यूज किए जाएंगे, तो उसी के लिए होता है वो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा, द्वारक मतलब मुंह, छोटे मुंह वाले द्वारक छोटा हो तब। तो एक बात में आपको, अगर ये ज्यादा छोटे हो जाएंगे तो कोण भी बहुत छोटे जाएंगे, बहुत छोटे छोटे तेते बड़े लिए जाते हैं। तो देखो ये किरण भी ज्यादा पास हो जाएगी तो ये एंगल सब छोटे हो जाएंगे। तो जब ज्यादा छोटे हो जाते हैं ना, तो आप सभी जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, जो ज्यादा छोटे एंगल दिए हों तो उसको हम थीटा लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, थीटा, लमसम थीटा के आसपास लिखते हैं उसको, ठीक है, थीटा के आसपास। ऐसी क्या होता है cos थीटा में होता है, cos थीटा में ज्यादा छोटे एंगल होते हैं तो cos थीटा को ना थीटा लिखते हैं ना कुछ लिखते हैं, उस जगह 1 लिख देते हैं सीधे सीधे। और सेम टू सेम cos और sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो sec थीटा को भी क्या लिख देते हैं हम 1 लिख देते हैं, sec थीटा को क्या लिख देते हैं हम 1 लिख देते हैं। जब छोटे छोटे कोणों की बात की जाए, द्वारा की छोटा हो जाएगा तो ये सब कोण छोटे हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम sec थीटा बराबर क्या रख देंगे 1, इस जगह क्या रख देंगे
1 f इजिकल टू r माइनस r/2 और यहाँ क्या हो गया 1। तो r में से r/2 जाएगा क्या है 2r माइनस r/2। फाइनली क्या निकल के आया f इजिकल टू r/2। यही है आपका संबंध छोटे द्वारकों के लिए। ऐसे भी लिख देते हैं r इक्वल टू 2 है, दोनों एक ही बात है। ये 2 मैंने इधर पहुंचा दिया बस। तो ये तब निकल के आता है, यानी एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये है, ना कि ये। ओके, उतारो फटाफट। बहुत अच्छे, क्लियर दिखाई दे रहा है एकदम, बहुत बढ़िया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं हम चिन्ह पर पार्टी। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं समझनी है, छोटे से चित्र के द्वारा समझेंगे, गणित के द्वारा समझेंगे, मैथ के द्वारा समझेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसे मैं। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बहुत आसान डेरिवेशन है, थोड़ा यहाँ समझने की जरूरत है आपको। चलो ठीक है। चलो हेडिंग डालेंगे चिन्ह पर पार्टी। चिन्ह पर पार्टी। देखो ज्यादा कोई सा भी एक ले लो, सब एक ही तरीके के होते हैं। ठीक है, सब में यही चीज काम करेगी। अवतल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे हाथ पे अच्छा चढ़ा हुआ है, इसलिए हम अवतल ही ले रहे हैं। उत्तल अवतल दोनों में कोई परेशानी नहीं है, जो यहाँ लगेगा वो ऐसे ही मान लेना। ऐसे ही उसमें जैसे मैंने ये मान लिया, ये आपका मुख्य अक्ष है, ध्रुव P। ठीक है, तो ये क्या है भाई साहब, इसको मान लिया हमने धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, सभी जानते हैं। तो ये क्या होता है हमारा ऋणात्मक एक्स अक्ष, यानी कि अगर इस साइड हम चलेंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं धनात्मक वाई अक्ष, इसको मान लेते हैं ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, यहाँ इसको मूल बिंदु मान लो, जैसे होता है ना क्वाड्रेंट में मूल बिंदु, चतुर्थांश में। ठीक है, मूल बिंदु वो कहते हैं जैसे। अब देखो, जैसे कोई वस्तु यहां रखी है, यहां कोई वस्तु रखी है। ठीक है, यहां कोई वस्तु रखी है, चाहे वो सीधी रखी है उल्टी रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे करके रखी हो ऐसे। अब रही बात इनकी दूरी की, अगर मैं दूरी नाप रहा हूं ध्रुव से इधर की ओर दूरी नाप रहा हूं, तो ये दूरी ले जाएगी ऋणात्मक नेगेटिव, ये दूरी ले जाएगी नेगेटिव। दूरी की बात कर रहे हैं हम, इससे इधर की ओर, चाहे ऐसे बन रहा हो प्रतिबिंब या वस्तु ऐसे कैसी भी रखी हो, इधर की साइड लेंगे तो क्या होगा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ध्रुव से इधर की ओर जाएंगे तो हम क्या लेंगे नेगेटिव। वहीं ध्रुव से इधर जाएंगे तो कैसे लेंगे पॉजिटिव, धनात्मक, इसको भी और इसको भी, चाहे ऊपर हो नीचे, उससे हमें हम दूरी नाप रहे हैं, हम ध्रुव से दूरी नाप रहे हैं। दूरी अगर इधर नापेंगे तो नेगेटिव, उधर नापेंगे तो पॉजिटिव। वहीं अगर मैं लंबाई की बात करने लग जाऊं, ऊंचाई की बात करने लग जाऊं, तो ध्रुव से ऊपर, ध्रुव से ऊपर यानी कि धनात्मक वाई अक्ष पे नापेंगे तो ये सभी क्या ली जाएंगी धनात्मक पॉजिटिव। अगर यहीं नीचे नापेंगे यानी ऋणात्मक वाई अक्ष हो, तो ये सभी कैसी ले जाएगी नेगेटिव। इनकी ऊंचाई कैसी ली जाएगी नेगेटिव, ऊंचाई कैसी ली जाएगी नेगेटिव। तो सीधी सीधी बात है, अक्षों को समझ लो तो ये हम आसानी समझ जाएंगे। यानी अगर ऋणात्मक एक्स अक्ष की बात करें तो दूरी नापेंगे, ऋणात्मक एक्स अक्ष की बात करें दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, धनात्मक नापेंगे तो धनात्मक। वही ऊंचाई नापेंगे, अगर धनात्मक वाई अक्ष की ओर नापेंगे तो धनात्मक, ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर नापेंगे तो ऋणात्मक ले जाएंगे ऊंचाई। तो ये है बस चिन्ह पर पार्टी, और कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकलों में समझ जाना वस्तु कहाँ रखी है। अगर क्वेश्चन में कहेगा 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाए इधर रखिए तो नेगेटिव, उधर रखिए तो पॉजिटिव। ऊपर रखी है, ऊपर नाप रही ऊंचाई तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव। तो ये होता है चिन्ह पर पार्टी का खेल, और कुछ नहीं होता। ठीक है, उतारो उठाओ। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो
बढ़ते हैं आगे, मिटा रहा हूँ, ठीक है। फोटो खींच लिया करो, स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके मैं कुछ रूल्स आज दिखाऊंगा और उसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको बाद बाकी की चीजें। तो अब हमें एक चीज पढ़ने आ रहे हैं जो कि बेस है, बहुत अच्छा बेस है, ये समझ लो। उसके आधार पर ही हम बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। तो क्या है हमारा वो टॉपिक है कि उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो हेडिंग डालेंगे, उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ये हमारी मेन हेडिंग। तो प्रतिबिंब बनते कैसे ये हम जानेंगे। तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, पहले किरण आरेख समझना पड़ेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कंडीशंस होती हैं। अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन है, उत्तल दर्पण के लिए 2 है। आपने एक पढ़ी होगी, मैं 2 बता रहा हूँ, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन है, उत्तल दर्पण के लिए 2 कंडीशन, ठीक है। उसके लिए उत्तल अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम बाद में समझेंगे, पहले हमें किरण आरेख समझना पड़ेगा। अगर किरण आरेख समझ गए तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बन रहा है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहला उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल नहीं सॉरी अवतल समझेंगे, तो बड़ा है ये अवतल, अवतल दर्पण, ठीक। उसके अंदर डालेंगे नियम, किरण आरेख बनाने के नियम, किरण आरेख बनाने के नियम। देखो मैंने आपसे पहले कहा था एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से बताऊंगा, एक भी कंसेप्ट आपका बचेगा नहीं, ठीक है। बस आपको रेगुलर देखने की जरूरत है वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट आप, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक। ये हमारा अवतल दर्पण है, स्मॉल मतलब छोटे द्वारा के लेंगे आपको। तो पहला नियम क्या कहता है, ये हमारा फोकस हो गया, जितनी ये ध्रुव हो गया, इतनी दूरी पर क्या बना देंगे इससे सी, यानी वक्रता त्रिज्या। तो यार पहला नियम क्या कहता है हमसे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित की जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फिक्स बात है, एकदम फिक्स। लॉ वही होते हैं जो फिक्स होते हैं, ऐसी बात नहीं बदलते रहे वो लॉ हो जाएंगे, नियम हो जाएंगे ना। नियम तो वही होते हैं जो बदले नहीं। तो ये फिक्स नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित की जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। नियम नंबर फर्स्ट। अब बात कर ले नियम नंबर सेकंड की। तो देखो ये इसका उल्टा है, बस ज्यादा कुछ नहीं, पर नियम तो नियम में लिखाना तो पड़ेगा। ये क्या है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता। इसमें क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसका जो नियम है सेकंड को क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होती दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित की जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये भी हमारा नियम है, जस्ट ऐसा ही देखो, समांतर आएगी तो फोकस से चलेगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, ये बात है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होती दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित की जाती तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है, यानी तुम्हें दिखाई देगी किरण फोकस से गुजारी तो आंख नीच के उसको पैरेलल कर देना आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के बाद। और जब कोई किरण तुम्हें पैरेलल दिखाई दे यानी कि समांतर दिखाई दे तो परावर्तन के पश्चात उसे फोकस से होकर ही गुजारना है। तो इमेज बनाने में यानी प्रतिबिंब बनाने में आपको आसानी होगी। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 बहुत ही अच्छा रूल है। देखो देखो जैसे ये मैंने किया है, अब इसे उत्तल में पढ़ना हो तो इसको थोड़ा इधर का तो किरण होगा ऐसे कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गई वक्रता किरण। तो ये क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण की वक्रता किरण से उसी दर्पण किसी बिंदु पर आपतित की जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। जैसे गई वैसे ही आ गई, जैसे गई वैसे। आपको पहला लेक्चर देखा उसमें मैंने एक कंडीशन लिखाई थी कि जब कोई किरण अभिलंब पे आपतित की जाती है तो वो उसी मार्ग से वापस लौटे, तो वही है। तो भाई आप सभी जानते हैं कि जो गोली दर्पण है उसका अभिलंब तो केंद्र से होके जाता है, तो ये अभिलंब ही तो है और यहीं से किरण आई, आप सभी जानते हैं, यहीं से वापस लौट जाएगी, तो वही है, ये कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप याद रखेंगे जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होती है दर्पण किसी बिंदु पे आपतित की जाती है तो वो परावर्तन पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है। अब देखो रूल नंबर
फोर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद ही किसी किताब में मिलता होगा। देखो पी एफ और सी। अब देखो अगर कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट हमारे ध्रुव पर आपतित हो तो अब कैसे कहाँ जाएगी? तो सबसे पहली बात, कोई भी किरण आती है तो उसके बाद हम खींचते हैं अविलंब। तो अविलंब दिखाई दे रहा है, अविलंब खिंचा हुआ है, ये अविलंब ही तो है, वह वक्रता केंद्र से ध्रुव पर डला हुआ है, ये अविलंब ही है। तो जितना एंगल ये होगा उतने ही एंगल से किरण ये चली जाएगी। तो ये है हमारा रूल नंबर 4। अब हम किरण आरेख के 4 रूल्स समझ चुके हैं, जो क्या है, जो कोई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन पश्चात फोकस से हो जाएगी, अगर फोकस के समांतर फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन पश्चात समांतर हो जाएगी, अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी, और अगर ध्रुव पर आपतित हुई तो वो कुछ ऐसे चली जाएगी। तो ये 3-4 कंडीशन से आप इनको समझ गए। तो जो अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती हैं, 6 स्थितियां होती हैं, उनको आसानी से समझ जाएंगे, और उत्तल दर्पण में 2 स्थिति, उनको भी आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो, ले लिया? हाँ। तो इनके बाद हम जो 6 कंडीशन है वो 2 कंडीशन उत्तल की हैं, इसकी 6, अवतल की 6, उत्तल की 2, इनको बहुत ही डिटेल से जानेंगे, और आपको गारंटी दे रहा हूँ आपने पहले वो ऐसे कभी नहीं पढ़े होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे, विस्तार के साथ समझेंगे, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कब वस्तु कहाँ रखी है, तो प्रतिबिंब किन कहाँ कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, वो आप सभी चीज जान जाएंगे। उसकी रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो छोटी छोटी बातों हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।